Welcome to today's session where we'll be discussing a topic that often causes confusion but is crucial for everyone to understand: the difference between heart failure, heart attack, and cardiac arrest. These terms are frequently used interchangeably, but they refer to distinct conditions with different causes and treatments. To help us demystify these crucial concepts, we are honored to have with us Dr. Rajat Sharma, a leading expert in cardiac electrophysiology and head of the Heart Rhythm and Pacemaker Division at Fortis Hospital, Mohali. Dr. Rajat has extensive experience in managing complex cardiac arrhythmias and heart rhythm disorders, and we are thrilled to have him share his insights with us today. Dr. Rajat Sharma is a renowned cardiac electrophysiologist and a lead physician at Fortis Hospital, Mohali. With advanced training from premium institutes in India, Canada, and USA, he specializes in managing cardiac arrhythmias, performing cardiac electrophysiology studies, and complex ablation procedures. Dr. Rajat is also an expert in pacemaker therapy for heart failure and inherent heart diseases. He actively leads various heart rhythm and heart failure clinics and is involved in pioneering research in the field. तो डॉक्टर अभी आपको हम क्वेश्चंस शुरू करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द सेशन. जी तो मेरा पहला सवाल ये रहेगा डॉक्टर, कि अपने व्यूअर्स को ये समझना है कि व्हाट इज हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट. इन तीनों में क्या डिफरेंसेस है? नमस्ते ऑल द ऑडियंस। तो मैं जितने सिंपलिस्टिक टर्म में ये तीन जो बहुत कॉमनली टॉक्ड या कॉमनली हार्ट रिलेटेड जो बीमारियां हैं, और जैसे पहले इंट्रोडक्शन में बताया गया कि दिस इज़ ए वेरी कंफ्यूजिंग टू मेनी ऑफ दिस, और ये उसका रीज़न है अवेयरनेस की कमी। जैसा कि हम लोग पहले हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं। हार्ट अटैक एक हार्ट का प्लम्बिंग प्रॉब्लम है। जैसा कि हम लोग का घरों में पानी के पाइप भी होते हैं और बिजली का तार भी होते हैं। मान लीजिए हम लोग का पानी का पाइप में कोई कचरा आ जाने से हम लोग का टैप में पानी बंद हो जाता है। उसी तरीके से हमें हम लोग का हार्ट के नाड़ियों में अगर कहीं क्लॉट आ गया, हम लोग को हार्ट अटैक होता है। उसका मतलब है हार्ट अटैक एक हार्ट का नाड़ियों का प्रॉब्लम है, जिसमें कि हार्ट के अंदर नाड़ियों के अंदर क्लॉट आने से हम लोग को हार्ट अटैक होता है। मान लीजिए आपका घर में जो बिजली का तार है उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है और उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाती है, तो घर पूरा अंधेरा हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग का हार्ट के जो बिजली का करंट है वो मान लीजिए कभी एक्सेसिव अमाउंट हो जाता है। उसके वजह बहुत है, हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग का हार्ट सडनली स्टॉप हो जाता है, उसका मतलब वो हार्ट बंद हो जाता है। इसको हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट एक बिजली की प्रॉब्लम है हार्ट की, जबकि हार्ट अटैक है हार्ट का प्लम्बिंग का प्रॉब्लम है। तो ये दोनों में कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट टोटली अलग है। मान लीजिए एक इंसान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, जिसमें कि हार्ट के नाड़ियों में क्लॉट आ गया और उसके सिम्टम्स कई सारे होते हैं, जैसा कि छाती में दर्द होना, सांस की तकलीफ होना, खूब पसीना आना, कमजोरी होना, या कभी कभार कोई पेट की समस्या जैसा सिम्टम्स हो। तो उस टाइम में ये साइंस को हम लोग तुरंत जाके डॉक्टर के पास डिस्कस करनी चाहिए, और इसको हम लोग सही तरीके से इलाज, मतलब उसका कोरोनरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंटिंग करके वो जो ब्लॉकेज है उसको ठीक कर देते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट यही है। सिमिलरली अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, वो इंसान बेहोश होकर गिर जाता है और उसका हार्ट रेट 0 होता है, या कार्डियक अरेस्ट होने के कारण उसका पल्स, बीपी सारे खत्म हो जाते हैं। उस तरीके का सिचुएशन में एक इंसान को जो बाईस्टैंडर है, मतलब उसके आसपास में है, उनको सीपीआर करनी होती है।
जैसे कि हार्ट बंद हो गया तो हम लोग का हार्ट का ऊपर में चेस्ट कंप्रेशन करके, जिसको हम लोग टेक्निकल टर्म में सीपीआर बोलते हैं, पेशेंट को बचा सकते हैं। तो हम लोग का हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट का डिफरेंस यही है, और ट्रीटमेंट टोटली अलग अलग है, तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग अगर देखें ये हार्ट अटैक क्यों होता है, उसके कई सारे कारण हैं, जिसमें कि किसी को हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी, सीडेंटरी हैबिट, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग हो, जिनको काफ़ी कम उम्र में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, उस तरीका सिचुएशन में हमें हार्ट अटैक होने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है। कार्डियक अरेस्ट वो एक बिजली का प्रॉब्लम है। कभी कभार हार्ट अटैक के कारण ये बिजली की प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम में हमें हार्ट अटैक को भी इलाज करनी होती है। लेकिन हार्ट अटैक के अलावा बहुत सारे इस तरीके का बीमारी है जिसमें कि एक पर्सन को कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस है। जैसा कई पुरानी हार्ट अटैक हुआ हो और हार्ट का मसल में काफ़ी डैमेज हुआ हो, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन या पंपिंग फंक्शन ऑफ द हार्ट, जिसको ईएफ बोलते हैं, वो काफ़ी कम हो, या फैमिली में कोई जेनेटिकली ससेप्टेबल कार्डियक अरेस्ट का बीमारी हो। बहुत सारे इस तरीके का बीमारी है जिसमें कि हम लोग का घरों में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स इस टाइप का सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए ससेप्टेबल है। तो कार्डियक अरेस्ट और कार्डियक हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट, उसका बीमारी का जो लक्षण टोटली अलग है, और हमें ये चीज़ क्लियरली जानना चाहिए कि इसको हार्ट अटैक है या कार्डियक अरेस्ट है। रही बात हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर इस तरीका का बीमारी है जिसमें कि हार्ट का जो मेन फंक्शन होता है, हार्ट का पंपिंग फंक्शन, वो इनएप्रोप्रिएट होता है। उसका मतलब है कोई हार्ट का मसल का बीमारी के कारण, कोई पुरानी हार्ट अटैक के कारण, या कोई हार्ट का मसल का बीमारी के कारण, या कई सारे जेनेटिक बीमारी के कारण हम लोग का हार्ट का जो मसल है वो काफ़ी वीक हो जाता है या इनअप्रोप्रिएटली काम करता है। जैसे कि मान लीजिए बंदे को हार्ट का प्रॉब्लम नहीं है लेकिन हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ काफ़ी सालों से है, उस टाइम में हम लोग का हार्ट का मसल कभी कभार स्टिफ हो जाता है और उससे भी कभी कभार हार्ट फेलियर होता है, जिसमें कि हम लोग का हार्ट का पंपिंग फंक्शन नॉर्मल रहता है। तो हार्ट का फेलियर में एक इंसान का जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है, उसके लिए उसको सांस की तकलीफ होती है, उसका पैर हाथों में सूजन आने लगता है, क्योंकि जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन वो इनअप्रोप्रिएट है, रात को सोने के वक्त सांस की तकलीफ होती है, वगैरह वगैरह। तो हार्ट फेलियर बेसिकली एक हार्ट का पंपिंग फंक्शन का प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमें कई सारे सिम्टम्स होते हैं जो कि हम लोग बताएं, जैसे कि प्राइमरीली सांस की तकलीफ। ठीक है डॉक्टर। और ये जो हार्ट फेलियर है उसका सही तरीके से डायग्नोसिस करना सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसमें कि बेसिक जो है इकोकार्डियोग्राम होता है, और ये इकोकार्डियोग्राम से हम लोग एसेस करते हैं कि पेशेंट का पंपिंग फंक्शन किस तरह है, और उसके आधार पर हम लोग ईसीजी बहुत सारे और इन्वेस्टिगेशन करके और खून के टेस्ट करके हम लोग इसको प्रूव करते हैं। इसका प्रूव करने के बाद उसका जो ट्रीटमेंट प्लान है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसको अगर हम लोग सही तरीके से दवाई देते हैं, लोग इंसान को सही तरीके से बचा पाएंगे और ये हार्ट फेलियर से उसका तकलीफ जो है उसको दूर कर पाएंगे। ठीक है। हेलो। यस। या सो डॉक्टर, जब अभी आम जनता को सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है, आपने वो तीनों चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करके समझा दिया है। तो हमको ये जानना है कि मेडिकल डिस्कशन में भी इन तीन चीज़ों का कन्फ्यूजन होता है या ये सिर्फ आम जनता के लिए ही है? ज़्यादातर ये आम जनता की प्रॉब्लम है, बट कई समय में ये सारी चीज़ें ओवरलैप भी हो सकते हैं। जैसे मैं बताया, किसी को मैसिव हार्ट अटैक होने के कारण हार्ट का जो धड़कन बिजली का करंट सिस्टम है वो भी इफेक्ट होता है। जैसे भी आप कभी कभी कई बार सुने होंगे, एक इंसान ट्रेडमिल में एक्सरसाइज कर रहा था, उसको हार्ट अटैक हो गया, लेकिन उसका हार्ट अटैक से अचानक से मौत होने का कारण ये कार्डियक अरेस्ट है।
उसका मतलब है अगर हम लोग हार्ट का नाड़ियों में कहीं पर अचानक से ब्लॉकेज आती है, उसके कारण हम लोग का हार्ट का बिजली का सिस्टम भी इफेक्ट होके काफ़ी तेज धड़कन होके हार्ट को बंद कर सकता है। तो ये टाइप का क्लिनिकल सिनेरियो भी कई सारे सिचुएशन में होती हैं। तो उसमें ये डिस्टिंक्टली बताना मुश्किल है कि कार्डियक अरेस्ट का कारण हार्ट अटैक है कि नहीं है, लेकिन क्लिनिकली हम लोग इवेलुएट करने से ये पता चल जाता है। हार्ट फेलियर यूजुअली वो एक एक्यूट कंडीशन नहीं होता है। कभी कभार एक इंसान बहुत सांस की तकलीफ के लिए जब आता है इमरजेंसी में या हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए, हम लोग अगर उसका हिस्ट्री पूछें, उसको क्लिनिकली इन्वेस्टिगेट करें, वो पता चल जाता है कि इसकी सिर्फ हार्ट फेलियर की बीमारी है। लेकिन जिस तरह मैं बताया, ये हार्ट फेलियर का कारण एक पुरानी हार्ट अटैक भी हो सकती है या एक नया हार्ट अटैक जिसके लिए उसका हार्ट का पंपिंग फंक्शन काफ़ी सीवियरली इफेक्ट होने के कारण उसको। तो ऑडियंस के इतनी ज़रूरत है कि हमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर को किस तरीके डिस्टिंक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है कि हमें इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट अटैक के साथ उसका कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है या हार्ट अटैक के साथ उसका हार्ट फेलियर भी हुआ है। सो ये एक हेल्थ केयर फिजिशियन का जॉब होता है ये चीज़ एनालाइज करे और डिस्टिंक्टली ये सारे कंपोनेंट्स जो है हार्ट अटैक के साथ हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक के साथ कार्डियक अरेस्ट, ये सारी चीज़ों का सही तरीके से इलाज करें, बिकॉज ये सारों का इलाज जो है टोटली अलग अलग है। ओके। सो डॉक्टर, क्या चिन्ह है, क्या साइंस है, सिम्टम्स जो इंसान को पता चलेगा कि मुझे ये कंडीशन है अभी? ऐसे आप कुछ कॉमन चीज़ें जनता को बताइए ताकि अगर उनके साथ ये कुछ हो रहा है तो वो खुद को कैसे हेल्प कर सकते हैं इन ये तीनों बहुत कंडीशन। ज़रूरी है कि हम लोग का ये सारे तीनों प्रॉब्लम्स के जो कॉमनली होते हैं इनका साइंस एंड सिम्टम्स जानना चाहिए। जैसे हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक में क्योंकि नाड़ियों में ब्लॉकेज आने के कारण हार्ट का मसल डैमेज हो रहा है, उस टाइम में इंसान को छाती में दर्द होता है। वो प्रिडोमिनेटली लेफ्ट साइड में छाती में दर्द होता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं होके वो काफ़ी बड़े एरिया में होता है और वो कभी कभार जॉ तक या हम लोग का लेफ्ट साइड का शोल्डर या हाथों तक वो रेडिएट कर सकता है। और ये पेन जो है काफ़ी स्टेबिंग पेन होता है, जैसा कि हम लोग का छाती का ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है और उसके साथ साथ सफोकेशन होता है, उसके साथ साथ काफ़ी स्वेटिंग होती है और काफ़ी 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 इंसानों को काफ़ी कमज़ोर महसूस होता है। और ये पेन जो है ज़्यादातर रुक रुक के भी हो सकता है। अगर एक इंसान को छाती का दर्द कंटिन्यूसली होते जा रहा है फॉर ए डे, वो यूजुअली हार्ट अटैक के कारण नहीं हो सकता। तो हार्ट अटैक में प्रिडोमिनेंटली हम लोग को ये देखना है कि छाती का दर्द किस तरीके का है। कार्डियक अरेस्ट में अनफॉर्चुनेटली कोई सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन हमें अगर उस इंसान का प्रायर हिस्ट्री पूछा जाए, कई टाइम में हम लोग का फैमिली में काफ़ी सारे कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम्स मिलते हैं या हिस्ट्री मिलते हैं कि हम लोग का बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स अचानक में उनको डेथ हो गई है। किसी किसी को धड़कन, किसी किसी को बिना बजाय चक्कर आना, बेहोशी का अटैक, ये भी सिम्टम्स उसका हो सकता है। लेकिन टिपिकली जब कार्डियक अरेस्ट होती है उस टाइम में ये इस बंदे का कोई सिम्टम्स नहीं होता और अचानक से होता है। तो उसी के लिए कार्डियक अरेस्ट में उसका सॉरी उसका प्रीवियस हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी होता है, फैमिली हिस्ट्री, और उसका कोई अंदरूनी हार्ट का कोई बीमारी है कि नहीं, जैसा कि हार्ट का पंपिंग फंक्शन की कमजोरी, पुराने हार्ट अटैक कोई हुआ है कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। जेनेटिक बीमारी हरदम फैमिली हिस्ट्री से ही पता चलता है या उसका बेसलाइन ईसीजी से भी हम लोग डायग्नोस कर पाते हैं कई सारे जेनेटिक बीमारी। हार्ट फेलियर में जैसे कि मैं बताया, ये हार्ट का पंपिंग फेलियर के कारण हो रहा है, मतलब हार्ट का पंप सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। आइदर
हार्ट का पंपिंग मोशन कम हो गया है या नॉर्मल होने के बावजूद वो सही तरीके से पंप नहीं कर पा रहे। इसमें प्रिडोमिनेटली जो सिम्टम्स होते हैं, सांस की तकलीफ, जैसे कि नॉर्मल घरेलू काम करने का टाइम में इंसान का सांस फूल जा रहा है, वो धीरे धीरे प्रोग्रेस जब करता है, इंसान सोने के बाद, रात को खाने खाने के बाद 1-1.5 घंटे के बाद वो चोकिंग सा महसूस करता है और उठ के बैठ जाता है, जिसको हम लोग PND बोलते हैं या पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया है। उसमें इंसान उठ के बैठ जाता है या चलने फिरने लगता है, ताकि उसकी जो लंग्स में जो पानी इकट्ठा हो रहा है या फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर सांस की प्रॉब्लम थोड़ा सा हल हो सकता है। ये प्रॉब्लम जब बढ़ने लगता है और राइट साइड का हार्ट भी इन्वॉल्व होने लगता है, हम लोग का हार्ट का जो पंपिंग फेलियर के कारण हम लोग का बॉडी में फ्लूइड इकट्ठे होने लगते हैं। इनिशियली हम लोग का टांगों में, मतलब पैर में सूजन आने लगता है। धीरे धीरे करके वो बीमारी जब प्रोग्रेस करता है, पूरे बदन में, पेट में हम लोग का फ्लूइड इकट्ठा होने लगता है। मतलब पेशेंट को देखने से ही लगता है कि इसमें फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है। ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे अदर सिम्टम्स भी होते हैं, जैसा कि भूख नहीं लगना, उल्टी लगना या नौजिया होना, मेंटल डिसोरिएंटेशन होना। ये सारी चीज़ें ब्रेन या हम लोग का GI सिस्टम इफेक्ट होने के कारण भी हो सकता है। हार्ट फेलियर के साथ बहुत कॉमनली धड़कन की प्रॉब्लम भी होती हैं, जैसा कि बहुत टाइप का एरिथमियाज या हार्ट का एबनॉर्मल धड़कन की भी प्रॉब्लम होती है, जिसमें कि इंसान को कभी कभार धड़कन तेज होना या चक्कर आना या कार्डियक अरेस्ट वाले सिम्टम्स हो भी सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर, मुझे ये जानना है, अगर लाइक आम आदमी क्या करे, मतलब अगर उनको ये ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो अपने, मतलब कोई लोग बोलते हैं कि सॉर्बिटेट की चीज़ ऐसे आम लोग डिस्कस करते रहते हैं, या एस्पिरिन ले लो बोलते हैं, तो ये इनके बारे में आप कोई टिप दे सकते हो, ये कब लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए? पहले बात तो हार्ट अटैक का प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या है। पहले बात सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उसका साइंस को समझना। साइंस और सिम्टम्स ऑफ ए हार्ट अटैक, अगर आप कन्विंस्ड है कि ये मेरे को शायद हार्ट अटैक का सिम्टम्स है, जिस तरीके से मैं बताया, सॉर्बिट्रेट सिरप हम लोग का छाती का दर्द को कम करता है, लेकिन वो लेने का टाइम में ये चीज़ भी जानना जरूरी है, इससे ब्लड प्रेशर भी कम होता है। इसमें किसी किसी इंसान का ब्लड प्रेशर काफ़ी कम हो सकता है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जैसे आप भी बताएं, एस्पिरिन टैबलेट, जैसा कि हम लोग 75 मिलीग्राम के एस्पिरिन यूजुअली खाते हैं, तो उस टाइप का सिचुएशन में 2 गोली या 150 मिलीग्राम के एस्पिरिन खाने से कि ये जो हम लोग का हार्ट का नाड़ियों के अंदर क्लॉट बन रहा है उसको पिघालने में वो काम कर सकता है। इसके अलावा ये सिम्टम्स अगर होते हैं, क्योंकि इसका इलाज जितने जल्दी करते हैं उतने ही अच्छा होता है, हम लोग तुरंत कोशिश करनी चाहिए नज़दीक का जो हॉस्पिटल में ये फैसिलिटी है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का, वहाँ इमरजेंसी रूम में तुरंत जाएं, ECG कराएं और डायग्नोस अगर होता है बाय ब्लड टेस्ट या ECG, उसका सही तरीके से इलाज जितने जल्दी हो सके उसका कराएं। उसका रीज़न है, जितना लेट कराएंगे उतना हार्ट डैमेज होने का चांसेस है, तो हमें जितना फ़ायदा होना चाहिए वो फ़ायदा नहीं हो। अच्छा। और डॉक्टर, आपने बोला ब्लड टेस्ट कराए, तो ब्लड टेस्ट में क्या एग्जैक्टली टेस्ट होता है जो आप पब्लिक को बता सकते हो, जिनसे वो खुद को भी प्रिवेंट कर सके, मतलब बचा सके ये सारी बीमारियों से? ये बहुत अच्छी सवाल है। जैसा कि ब्लड टेस्ट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव टेस्ट होता है और उसमें टिपिकली ट्रोपोनिन का ऐसे करते हैं। ट्रोपोनिन एक टाइप का एंजाइम्स होता है जो कि हार्ट में जख्म होने से या हार्ट में ब्लड सप्लाई कम होने से, जब हार्ट का मसल डेथ होने लगता है या ब्लड सप्लाई की कमी होती है, उसमें ये ट्रोपोनिन की जो एंजाइम है वो हम लोग का बदन में रिलीज होने लगता है। तो उसका डिफरेंट टाइप ऑफ स्लाइड टेस्ट है, या ब्लड में हम लोग क्वांटिटेटिवली उसको अमाउंट कितना है ट्रोपोनिन का वो जांच कर सकते हैं, और वो अगर सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, मतलब हम लोग का हार्ट अटैक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब उसमें हो सकता है कि ECG इनिशियली नॉर्मल हो, ये ब्लड टेस्ट हम लोग को ये बता सकता है कि इसको बिना ECG चेंजेस हुए हार्ट अटैक हुआ है, तो हम लोग का सही इलाज इमीडिएटली कर सकते हैं। और मुझे आपके व्यूअर्स के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ बताना, मतलब आप बता सकते हो कि ये ट्रोपोनिन जो टेस्ट है,
अगर किसी को कोई सिम्पटम्स नहीं है बट वो रेगुलर चेकअप कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं क्या, और कौन से एज से उन्होंने करना चाहिए और क्यों करना चाहिए? अगर एक इंसान को कोई साइंस एंड सिम्टम्स हार्ट अटैक के नहीं है, यूजुअली ये ट्रोपोनिन का टेस्ट करना कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ओके डॉक्टर, क्या रिस्क फैक्टर्स, ये मतलब व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स स्पेसिफिक टू ईच कंडीशन एंड हाउ डू दे ओवरलैप, मतलब इन सब के क्या खतरे हैं इन तीनों के, और ये ओवरलैप होते हैं क्या ये तीनों कंडीशंस? जैसे मैं बताया कि ये तीनों बीमारी या कंडीशन जो हम लोग बता रहे हैं कि हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट फेलियर, ये तीनों चीज़ें जो हैं उनके कॉमन रिस्क फैक्टर्स होते हैं या हो सकते हैं। जैसे मोस्ट है डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री और कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मेलिटी, ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, ये यूजुअली हार्ट अटैक पैदा करता है। कार्डियक अरेस्ट में यूजुअल रिस्क फैक्टर्स होता है, अगर कोई हमें इस तरीके का बीमारी हो जैसे कि पुरानी हार्ट अटैक के कारण हम लोग का हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हुआ हो, हार्ट की कोई मसल की बीमारी के कारण हार्ट की पंपिंग फंक्शन कम हुआ हो, या हम लोग का कोई जेनेटिकली ससेप्टेबल बीमारी है जिसको हम लोग चैनलोपैथीज बोलते हैं, या फैमिली हिस्ट्री ऑफ सडन कार्डियक डेथ हो, तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग का कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस ज़्यादा है। और कई दफ़ा हम लोग एकोकार्डियोग्राम या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से ये चीज़ों का डायग्नोस कर सकते हैं। हार्ट फेलियर एक इस तरीका की बीमारी है जो कि हार्ट का पंपिंग फंक्शन के कारण होता है, जिसमें कि हार्ट का मसल कमज़ोर है। ये पुरानी कोई हार्ट अटैक के कारण भी हो सकता है जिसमें कि हार्ट का मसल जो है काफ़ी डैमेज हो गया हो, किसी किसी का डायबिटीज़ की प्रॉब्लम के कारण हार्ट का मसल कमज़ोर हो जाता है, किसी किसी का हाई ब्लड प्रेशर के कारण मसल बीमारी हो जाता है, और कई सारी बीमारी जैसा कि एमिलॉइडोसिस, सार्कोइडोसिस, जेनेटिकली हार्ट मसल डिजीज, इस तरीके का कई सारे और बीमारियां हैं जिसमें कि हार्ट फेलियर होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट चलता है, जब ट्रीटमेंट चलता है, तो ट्रीटिंग हार्ट फेलियर डज इट डिफर फ्रॉम मैनेजिंग आफ्टरमैथ ऑफ हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट? यस, हार्ट फेलियर में प्रिडोमिनेंटली हमें ये देखना है कि हम लोग का हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस सही हुआ हो, और हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस के लिए एक उसी तरीके का ब्लड टेस्ट जैसा कि हम लोग ट्रोपोनिन बताएं हार्ट अटैक के लिए एंटी प्रोबीएनपी का टेस्ट होता है। वो एंटी प्रोबीएनपी हमें ये बताता है कि हार्ट फेलियर का सीवियरिटी कितना है, और हार्ट फेलियर का बीमारी का इलाज जो है अभी लास्ट 10 साल में इतना डेवलप हो गया है। हम लोग को 4 दवाई, मोस्टली आर्नी, दैट इज कॉल्ड एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसमें कि सेकोबिट्रिल और वल्साटन की कॉम्बिनेशन होती है। ये देखा गया कि ये हार्ट फेलियर का बहुत सारे आउटकम को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है, मतलब हार्ट फेलियर रिलेटेड डेथ, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सारी चीज़ों को काफ़ी कम करता है। अलॉन्ग विद दैट ये सडन कार्डियक डेथ जो हार्ट फेलियर के साथ एसोसिएटेड होता है उसको भी लगभग 20% तक कम कर सकता है। उसके साथ एक दवाई होता है बीटा ब्लॉकर्स, एक दवाई होती है मिनरलो कॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट एमआरए, और तीसरा दवाई जो कि एंटी डायबिटिक मेडिकेशन है कॉल्ड SGLT2 इनिबिटर। ये जो 4 दवाइयाँ हैं ये 4 कॉर्नरस्टोन ऑफ द हार्ट फेलियर थेरेपी। ये अगर हम लोग हार्ट फेलियर का डायग्नोसिस करते हैं, ये 4 दवाइयाँ जो हैं लगभग कोशिश करनी चाहिए हर एक हार्ट फेलियर पेशेंट को मिले जिनका हार्ट का पंपिंग फंक्शन कम हुआ। अगर हार्ट का पंपिंग फंक्शन नॉर्मल होने के बावजूद तो उसका हार्ट फेलियर के सिम्टम्स है, उसमें थोड़े से एविडेंसेस कम है, फिर भी SGLT2 इनिबिटर और मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, उसके साथ ये जो कॉमनली यूज डायूरेटिक जो पेशाब की दवाइयाँ हैं, टॉर्सेमाइड या फ्यूरिसेमाइड, इस तरीके का दवाइयाँ जो हैं वो अच्छा साबित होता है। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में हम लोग का जो ट्रीटमेंट होता है, कार्डियक अरेस्ट पहले उसको रिवाइव करने के लिए हम लोग का फर्स्ट एंड द ओनली थेरेपी CPR, जिसमें कि जो इंसान कार्डियक अरेस्ट पेशेंट को विटनेस कर रहा है उसका जिम्मेदारी यह बनता है आफ्टर कॉलिंग द इमरजेंसी रेस्क्यू वैन उसको CPR करके उसको हार्ट को जितना जल्दी हो सके चलाना है।
और जब पेशेंट इनिशियल असेसमेंट के बाद हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, ये चीज़ों को दोबारा ना होने के लिए हम लोग का पास कई सारे दवाइयाँ हैं, या एक नई तरीके का पेसमेकर होता है जिसको AICD बोलते हैं, ऑटोमेटेड इंट्राकार्डियक डिफिब्रिलेटर। ये AI का जो पेसमेकर है वो लगानी चाहिए। AICD सिर्फ वो हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट दवाइयाँ जो है उसको, हार्ट अटैक के बाद जैसे कि एंजियोप्लास्टी हो गई या एंजियोप्लास्टी नहीं हुई, फिर भी हम लोग को कोलेस्ट्रॉल की दवाई, खून पतला करने की दवाई और कई सारे दवाइयाँ जो है वो मैंडेटरी होता है और उसको कई सालों तक खाना पड़ता ठीक है। डॉक्टर, जो आपने पेस मेकर और आईसीडी के बारे में जो बताया, जो हार्ट फेलियर को प्रिवेंट मैनेज करता है, तो वो प्रिवेंट करता है कार्डियक अरेस्ट को भी? है। यस, जो हार्ट फेलियर के लिए जो हम लोग डिवाइस लगाते हैं विच इज कॉल्ड ए CRT और कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी, ये एक स्पेशल टाइप का पेसमेकर होता है जिसमें कि हार्ट का पंपिंग फंक्शन को इम्प्रूव करता है। तो लगभग 1/3 ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट जिनमें कि एक टाइप का ECG का एविडेंस होता है जिसमें ये CRT काम करता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग ये CRT का पेसमेकर लगाते हैं जिसमें कि डिफिब्रिलेटर जुड़ा रहता है यूजुअली, जिसमें कि कार्डियक अरेस्ट का भी वो प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है। डॉक्टर, ये जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी है, इसके बारे में आप थोड़ा इलैबोरेट कर सकते हो? कार्डियक अरेस्ट में कैसे पेशेंट को क्या हेल्प होता है? ये क्या होता है चीज़? इसको सिंप्लीफाई करने का एक ही तरीका है, जैसा कि एक कार्डियोलॉजिस्ट है जो कि हार्ट का तरीके तरीके का बीमारी के बारे उसको ज्ञान होता है और उसको इलाज करता है। जो कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का अटैक का बीमारी को इलाज करता है, जैसे कि हार्ट का नाड़ियों में ब्लॉकेज अगर आता है उसको वो एंजियोग्राफी करके उसमें तार डाल के स्टेंट डालता है, तो उसको बोलते हैं इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। जो इंसान छोटे बच्चों का हार्ट का बीमारी देखता है उसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, जिसमें का हार्ट के छेद होते हैं और तरीके तरीके का छोटे बच्चों में बीमारी होती है, उसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट देखता है। लेकिन हार्ट का जो धड़कन की बीमारियां हैं, जो कि हार्ट का बिजली का सिस्टम का एबनॉर्मलिटी के कारण होता है, चाहे कार्डियक अरेस्ट हो, चाहे और भी तरीके का धड़कन की बीमारी हो जिसमें कि हार्ट का धड़कन तेज हो जाता है, बेहोशी का अटैक होता है, जैसे कि जेनेटिक हार्ट डिजीजेस का बीमारियां हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो एक कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट या हार्ट का रिदम स्पेशलिस्ट उसको इलाज करता है, क्योंकि उनमें काफ़ी सारे ज्ञान होते हैं उसको सही तरीके से इलाज करने के लिए। ठीक है। तो डॉक्टर, एक्चुअली ये मेरे को आपको इसलिए एक्सप्लेन करना था क्योंकि व्यूअर्स को ये सारे डिफरेंसेस पता ही नहीं रहते। उनको सिर्फ लगता है कि दिल का डॉक्टर एक ही होता है। तो आपने ये एक्सप्लेन किया तो उनको भी हेल्प होएगा। डॉक्टर, मुझे ये और एक चीज़ जानना है कि उन्होंने क्या लाइफ़स्टाइल चेंज, मतलब उनकी जो लाइफ में वो जिस तरह के खाते हैं, जीते हैं, इसमें क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि जितनी भी दिल की बीमारी है वो कम हो जाए उनके लिए? देखिए, आजकल के ज़माने में ये जो हार्ट अटैक या हार्ट का बीमारी प्रिवेंट करने के लिए जिस तरीके से हम लोग का अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है, उसी के साथ साथ लोगों में ये भी कन्फ्यूजन होते जा रहा है कि हमें करना क्या है। क्योंकि कोई बोलता है ये खाओ, कोई बोलता है ये ना खाओ, कोई बोलता है ये टाइप का तेल इस्तेमाल करो, कोई बोलता है घी ना खाओ। तो बेसिक जो लोगों का लेमेन का अंडरस्टैंडिंग के लिए ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना भी खाओ लेकिन उसको कंज्यूम करने के लिए एक्सरसाइज भी करो। जैसे कि हम लोग का पुराने ज़माने में लोग घी खाते थे, लोग तेल भी इस्तेमाल करते थे, उनमें बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि उनका ये काम होता था, खाना जितना खाते थे उतने ही वो एक्सरसाइज करके या काम करके उसको खर्च भी करते थे। खाना अच्छा खाओ लेकिन मेहनत भी करो, मतलब फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए, ताकि वो जो खाना है वो सही तरीके से हम लोग का बॉडी में एसिमुलेट करे और उसका फायदा हो।
सिर्फ अच्छा चीज खाओ और काम ना करो, उसका भी कोई फायदा नहीं। खाने में हरदम कोशिश होनी चाहिए जंक फूड नहीं खाओ। जंक फूड चाहे जहां से भी बने वो बॉडी के लिए फिजियोलॉजिकल नहीं है, उससे नुकसान होता है। घर में बना हुआ सारे चीजें जायज है, लेकिन आज के ज़माने में जो खाना हम लोग घर में भी बनाते हैं उसमें जो एडल्ट्रेशन है उसमें हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग का ये कॉन्शियस डिसीजन होनी चाहिए, कम एडल्ट्रेटेड वाला खाना जो कि पॉसिबल है हम लोग को उसको खानी चाहिए। तेल में जो घी है वो ठीक है हार्ट के लिए, प्रोवाइडेड हम लोग का एक्सरसाइज एक्टिविटी भी सही हो। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है स्ट्रेस। हम लोग का जो आज का ज़माना है, आज का ज़िंदगी है, उसमें हर एक इंसान को एक बहुत सीवियर काइंड ऑफ स्ट्रेस है। स्ट्रेस फॉर एग्जिस्टेंस, स्ट्रेस इन द जॉब, स्ट्रेस इन द फैमिली, स्ट्रेस इन लिविंग इन द सोसाइटी। ये जो स्ट्रेस को मैनेज करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ प्रीमेच्योर हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ। तो ये स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जितना कम कर सके उतना ही अच्छा। तो उसका मतलब है हम लोग का आजकल का ये जो कॉन्क्रीट जंगल में रह रहे हैं, वहाँ पर अगर हम लोग एक साधु संत के जैसा रह सकते हैं, जिसमें कि बहुत सारा एम्स एंड एम्बिशन के पीछे ना भागें, अपना ज़िंदगी को बर्बाद ना करें, खाना सही तरीके से खाएं, जितना हो सके अपना पैदल चला फिरा करें, मेहनत करें, एंड यूटिलाइजिंग लेस ऑफ व्हीकल टू ट्रेवल फ्रॉम हियर टू देयर, और स्ट्रेसफुल वातावरण से दूर रहें। ठीक है डॉक्टर, मुझे सिर्फ आपसे और एक टिप चाहिए था व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये इंडिया का व्यूअर्स है और उनको है ना आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक पे बहुत विश्वास है। तो जी आपको उसको और आपके ये तीनों कंडीशंस को, आपके क्या एक्सपीरियंस थे ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने ये दवाइयाँ ली है आयुर्वेदिक होम्योपैथिक, और क्या होता है, मतलब ये उनको हेल्पफुल है नहीं है? आपको कोई टिप देना है इसके ऊपर? देखिए, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर होने के बाद मेरे को होम्योपैथिक मेडिकेशन से कोई बहुत ज़्यादा दुश्मनी नहीं। वो एक डिफरेंट साइंस है, और वो डिफरेंट साइंस का एक हुँ, फाउंडेशन भी है। लेकिन हमें ये चीज़ जानना चाहिए, कुछ कुछ एलोपैथिक दवाई जो अभी हम लोग बात किए हैं, वो इट इज़ ए टाइम टेस्टेड प्रूवन थेरेपी फॉर ऑल दिस कंडीशंस। तो उस टाइप का सिचुएशन में हम लोग को ये कोशिश करनी चाहिए उस तरीके का दवाई लें जिसका एविडेंस इज प्रूवन एंड ज़्यादातर लोगों में एक्सेप्टेंस है। कोई आयुर्वेदिक मेडिकेशन, कोई होम्योपैथिक मेडिकेशन से कार्डियक अरेस्ट रोक सकते हैं, या हार्ट फेलियर का इलाज हो सकता है, या हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। उस तरीके का वैलिड डेटा अभी भी मेडिकल स्पेस में अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो उसी लिए कोशिश करनी चाहिए जो मोस्ट वेल एक्सेप्टेड थेरेपी है उसको हम लोग एडॉप्ट करने का कोशिश करें, रेदर देन ट्राइंग सम एक्सपेरिमेंटल वे ऑफ ट्रीटिंग दिस वेरी वेरी डेंजरस एंड फेटल हार्ट कंडीशंस। थैंक यू। अम, कैन पीपल विद हिस्ट्री ऑफ हार्ट फेलियर, जिनको हार्ट फेलियर है, उनको सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? एंड जी इसको हम कैसे इस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं? जी, पहली बात मैं जैसा बताया कि हार्ट फेलियर एक हार्ट का मसल का बीमारी है, और हार्ट का मसल बीमारी जब होता है हार्ट का धड़कन की या बिजली का प्रॉब्लम भी शुरू हो जाता है। मान लीजिए हम लोग का हार्ट का पंपिंग फंक्शन काफ़ी कमज़ोर है, ये जो 4 दवाइयाँ मैंने बताया इससे हम लोग काफ़ी हद तक सडन कार्डियक डेथ को रोक सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग का सडन कार्डियक डेथ का रिस्क इज़ वेरी हाई, लाइक हम लोग का इजेक्शन फ्रैक्शन अगर 30 या 35 या 40% से कम है, हम लोग को ये AICD या डिफिब्रिलेटर जो कॉमनली बोलते हैं उसको लगानी चाहिए। और ये काफ़ी सिंपल टेक्निक होता है, एक्सपेंसिव है, लेकिन ये जान को बचा सकता है। मान लीजिए एक पर्सन का हार्ट फेलियर है और सारे दवाइयाँ दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स तंग कर रहा है। उस टाइप का सिचुएशन में अगर हम लोग का
ईसीजी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक है, उस टाइप के सिचुएशन में हम लोग कार्डियक रीसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, कई सारे और भी ईसीजी में एबनॉर्मलिटी जैसे कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो या इंटरवेंट्रिकुलर कंडक्शन डिफेक्ट जो हम लोग बोलते हैं, उसमें भी बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं और उसमें भी सीआरटी कुछ हद तक फायदा कर सकता है। ठीक है। तो डॉक्टर आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो थैंक यू डॉक्टर रजत शर्मा for shedding light on differences between heart failure, heart attack, and cardiac arrest. Your insights have provided much needed clarity on this topic. And to our audience, we hope this session has helped you understand how crucial it is to distinguish between these conditions and the importance of early intervention. Remember, recognizing the symptoms and seeking timely medical care can make all the difference. Stay heart healthy, stay informed, and follow us on our social media channels for more such expert discussions and heart health tips. See you again next time, Doctor. थैंक यू।